हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टोलन नोट्स। लास्ट वीडियो में हमने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और की पेयर से रिलेटेड एक सब्सक्राइबर्स की क्या ड्यूटी होती है उसके बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में अगर कोई डैमेजेस हो जाता है तो उसकी कंपेंसेशन और पेनल्टी के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं, जो है पेनल्टी, कंपनसेशन एंड एडजुडिकेशन। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर में और आगे बार बार यूज़ होने वाले हैं। तो पहला टर्म है कंप्यूटर कंटैमिनेंट। इसका मतलब ऐसी चीज़ या ऐसी कंटैमिनेंट जो कि कंप्यूटर को ख़राब कर सकती है। तो अगर किसी भी वजह से डेटा या प्रोग्राम में कुछ चेंज हुआ है या वो डिस्ट्रॉय हो गया है या कंप्यूटर के डेटा या प्रोग्राम को रिकॉर्ड या कॉपी कर लिया गया है जिसकी वजह से अब वो नॉर्मल ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, तो वो कंप्यूटर कंटैमिनेंट है। अब सेकेंड टर्म आता है कंप्यूटर डेटाबेस। अब डेटा क्या होता है? कोई इन्फॉर्मेशन, फैक्ट, कॉन्सेप्ट या इंस्ट्रक्शन जो कि टेक्स्ट, ऑडियो या वीडियो फॉर्म में हो, जिसे कंप्यूटर सिस्टम ने खुद बनाया है उसे बार बार यूज़ करने के लिए, वो है कंप्यूटर डेटाबेस। नाउ थर्ड टर्म है कंप्यूटर वायरस। अब कंप्यूटर में वायरस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे इन्फॉर्मेशन, कोई प्रोग्राम, कोई डेटा या कोई इंस्ट्रक्शन। तो अगर ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, डेटा या प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही है या किसी भी दूसरे कंप्यूटर रिसोर्स से अटैच होकर वो इंस्ट्रक्शन, डेटा या प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो कंप्यूटर वायरस है। अब कंप्यूटर वायरस में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है सेल्फ रेप्लिकेशन की। इसका मतलब वो अपनी जैसी और भी कॉपीज़ बना लेता है और सारी कॉपीज़ को फाइल के साथ अटैच कर लेता है ताकि वो फाइल से करप्ट हो जाए और हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम ना करे। नाउ नेक्स्ट टर्म है कंप्यूटर सोर्स कोड। तो ये एक तरह का प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट है जो लेटर, नंबर, सिम्बल्स से बना हुआ रहता है और जनरली कंप्यूटर प्रोग्रामर्स उसे प्रोग्रामिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं। तो वापस आते हैं सेक्शन 43 में, जो है पेनल्टी एंड कंपनसेशन फॉर डैमेज टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सिस्टम। इसका मतलब कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने पर क्या पेनल्टी या कंपनसेशन देनी पड़ेगी। लेकिन इसके पहले हम ये जान लें कि किस कंडीशन में कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम डैमेज्ड माना जाएगा। तो अगर किसी भी कंडीशन में कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क के इंचार्ज के परमिशन के बिना अगर उस सिस्टम को या उस नेटवर्क को यूज़ किया है या एक्सेस किया है या उसके डेटा को डाउनलोड या कॉपी करके उसके डेटा को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की है या फिर इंटेंशनली उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कंप्यूटर कंटैमिनेंट को डाल दिया गया है, जैसे कि कंप्यूटर वायरस को अगर उस सिस्टम में डाल दिया गया है जिससे कि कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर डेटाबेस को नुकसान पहुंचता है या उसकी फाइल्स जो हैं वो करप्ट हो जाती हैं, तो उस केस में कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज माना जाएगा। इसके अलावा एक टर्म आता है डिनायल ऑफ एक्सेस। इसका मतलब कंप्यूटर रिसोर्स या कंप्यूटर नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए जो ऑथराइज्ड यूज़र है, अगर उसी को एक्सेस करने में मुश्किल हो रही है या एक्सेस उसको नहीं मिल पा रहा है, तो उस केस में भी हम कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज्ड मानेंगे। इसके अलावा अगर कोई एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट जाकर वो उसे परमिशन देता है या उसे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए, तो वो भी जिम्मेदार है कंप्यूटर सिस्टम के डैमेज के लिए। इसके अलावा अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में कोई टेम्परिंग कर दे या कुछ अनऑथराइज्ड ऑल्ट्रेशन कर दे, यानी कंप्यूटर की चीज़ों के साथ या उसके फाइल्स के साथ कुछ छेड़छाड़ कर दे या उस कंप्यूटर पे काम करने के बाद उसका चार्ज किसी और के अकाउंट में डाल दे, तो भी वो कंप्यूटर को डैमेज करना ही माना जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर रिसोर्स के डेटा को डिलीट, ऑल्टर या डिस्ट्रॉय कर देना या कुछ ऐसे चेंजेस कर देना जिससे कि कंप्यूटर रिसोर्स डैमेज हो जाए, या कंप्यूटर रिसोर्स में जो कंप्यूटर सोर्स कोड है उसे चोरी करना, छुपाना, ख़त्म कर देना या उसमें कोई भी चेंजेस करना कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करने जैसा है। तो ये सारी कंडीशंस थी जिससे हम ये मानेंगे कि कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम में कुछ डैमेज हुआ है। तो अब बात आती है पेनल्टी या कंपनसेशन की। तो आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के पहले डैमेज के लिए जो भी कंपनसेशन पे किया जा सकता था उसकी एक अपर लिमिट थी 1 करोड़ रुपीज़। इसका मतलब कंपनसेशन 1 करोड़ रुपीज़ से अधिक का नहीं हो सकता था। तो अमेंडमेंट के बाद इस कंपनसेशन के अपर लिमिट को हटा दिया गया है। इसका मतलब जितना भी उस अफेक्टेड पर्सन को नुकसान हुआ है उतना कंपनसेशन देना पड़ेगा, चाहे वो कितने भी लिमिट का क्यों ना हो।
इसलिए आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 में एक नया सेक्शन ऐड किया गया है सेक्शन 43 के अंदर, जो है सेक्शन 43A, कंपनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा। इस सेक्शन को पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म समझ लेते हैं जो कि आगे इस सेक्शन में यूज़ होने वाला है। तो उसमें से पहला टर्म है बॉडी कॉर्पोरेट। नाउ बॉडी कॉर्पोरेट का क्या मतलब होता है? नाउ कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 में बॉडी कॉर्पोरेट को डिफाइन किया गया है कि एक ऐसी संस्था या इंस्टीट्यूशन जिसे कंपनी के रूप में चलाने के लिए बनाया गया है और साथ में उसकी लीगल एग्जिस्टेंस हो, इसका मतलब कानून के अंतर्गत उसकी स्थापना की गई हो। नाउ नेक्स्ट टर्म आता है रीजनेबल सिक्योरिटी प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस, यानी ऐसी प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस जो स्पेशली डिज़ाइन की गई हों इंफॉर्मेशन के अनऑथोराइज एक्सेस या मॉडिफिकेशन से बचाने के लिए, और वो स्पेसिफाई होगा पार्टीज़ के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट में। इन केस अगर पार्टीज़ के बीच में ऐसा कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो वो सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किसी प्रोफेशनल बॉडी या एसोसिएशन से कंसल्ट करके। तीसरा टर्म है सेंसिटिव पर्सनल डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब कोई भी डेटा या इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव है या नहीं या पर्सनल है या नहीं, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी किसी भी प्रोफेशनल बॉडी या एसोसिएशन से कंसल्ट करके। नाउ सेक्शन 43 में वापस आते हैं, यानी अगर कोई डेटा को प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाता है तो उसको क्या कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट जिसके पास पर्सनल या सेंसिटिव डेटा या इन्फॉर्मेशन है, या वो बॉडी कॉर्पोरेट ऐसे डेटा या इन्फॉर्मेशन को डील करता है या उसे कंट्रोल करता है, और अगर उसकी सिक्योरिटी को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रहा है जिसकी वजह से डेटा का लॉस हो रहा है, या कोई उस पर्सनल डेटा का इनवैलिड तरीके से फ़ायदा उठा रहा है, तो उस कंडीशन में जिसको नुकसान हो रहा है बॉडी कॉर्पोरेट उसको कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा। नाउ इसके पहले हमने देखा कि कंप्यूटर या कंप्यूटर रिसोर्स में अगर कोई डैमेज होता है तो उसके लिए क्या कंपनसेशन देना पड़ता है। उसके बाद हमने देखा कि अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है तो उसके लिए उसे क्या कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब सेक्शन 44 में हम ये देखेंगे कि अगर किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर रिसोर्स से कोई इन्फॉर्मेशन या कोई जानकारी देनी है और अगर उसे देने में हम फेल हो गए तो उसके लिए हमें क्या पेनाल्टी देनी पड़ेगी। तो अगर पर्सन इंचार्ज से कोई डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट सर्टिफाइंग अथॉरिटी या कंट्रोलर ने मांगा है और अगर वो डेटा या इन्फॉर्मेशन उसे नहीं दे पाया तो उसे पेनाल्टी देनी पड़ेगी। उस पेनाल्टी की एक अपर लिमिट सेट की गई है, यानी वो पेनाल्टी 1.5 लाख रुपए से अधिक की नहीं होनी चाहिए, और वो जितनी बार फेल होगा डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने में उसे उतनी बार वो पेनाल्टी देनी पड़ेगी। नाउ इन केस अगर कोई रिटर्न फाइल करनी है या कोई इन्फॉर्मेशन या डेटा प्रोवाइड करना है जो कि टाइम बाउंड है, यानी कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर उसे फर्निश करना है या उसे प्रोवाइड करना है, और अगर वो स्पेसिफिक उस टाइम पीरियड के अंदर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाया तो उसे पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो अब जब ये कंडीशन टाइम बाउंड है तो उसकी पेनल्टी भी टाइम के हिसाब से होगी, यानी पर डे के हिसाब से होगी। तो इस पेनल्टी की एक अपर लिमिट सेट की गई है कि वो पेनल्टी 5,000 पर डे से अधिक की नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब वो जितना डिले करेगा, जितने दिन डिले करेगा, उसको उतने दिन के हिसाब से पेनल्टी देनी पड़ेगी, और वो पेनल्टी 5,000 पर डे से अधिक की नहीं होनी चाहिए। नाउ तीसरी कंडीशन है कि अगर उसकी ड्यूटी है बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने की, और अगर वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है या मेंटेन करने में फेल हो जा रहा है तो भी इस पेनल्टी की अपर लिमिट सेट की गई है जो है 10,000 पर डे के हिसाब से। इसका मतलब उसकी पेनल्टी 10,000 पर डे से अधिक की नहीं होनी चाहिए। नाउ सेक्शन 45 है रेसिड्यूरी पेनाल्टी। इसका मतलब वो सारे केसेस जो एक्ट में मेंशन हैं, और अगर उनके अलावा कोई भी ऐसा केस आता है जिसकी कोई सेपरेट पेनल्टी एक्ट में मेंशन नहीं की गई है, तो जिस पर्सन को वो अफेक्ट कर रहा है उसे पेनल्टी देनी पड़ेगी, पर वो पेनल्टी 25,000 से अधिक की नहीं होनी चाहिए। तो अब तक हमने पेनल्टी और कंपनसेशन के बारे में पढ़ा है। अब हम चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, यानी एडजुडिकेशन। तो सेक्शन 46 है पावर टू एडजुडिकेट, यानी कि इसके पहले जो भी हमने केसेस पढ़े हैं कि अगर किसी ने रूल्स एंड रेगुलेशन को वॉयलेट किया है या कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज किया है तो उसके लिए उसे कंपनसेशन या पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो रूल्स एंड रेगुलेशन को वॉयलेट करने के बाद पेनल्टी दी गई है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा। तो इसकी इंक्वायरी करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करेगी जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्टर के रैंक के नीचे का नहीं होना चाहिए। अब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का जुरिस्डिक्शन क्या होना चाहिए, तो ये जुरिस्डिक्शन आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के अंडर ऐड हुआ है। तो ऐसे सारे मैटर या केसेस जिसका क्लेम या डैमेज 5 करोड़ से कम का है
उस सारे केसेस या मैटर्स में एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपना फैसला सुना सकता है। अब वो पर्सन जिसने रूल्स एंड रेगुलेशन को वॉयलेट किया है, उसको अगर मौका दिया गया है खुद को रिप्रेजेंट करने का, लेकिन उसके बावजूद भी अगर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपने हिसाब से उस पर पेनल्टी या कंपनसेशन लगा सकता है। अब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के अपॉइंटमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि उसको लीगल एक्सपीरियंस या जुडिशियल एक्सपीरियंस हो। अब क्योंकि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर एक तरह से जजमेंट पास कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लीगल और जुडिशियल एक्सपीरियंस प्रिस्क्राइब किया है उसको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। साथ में क्योंकि वो आईटी के फील्ड में जजमेंट पास कर रहा है, तो उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी साउंड एक्सपीरियंस या साउंड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नाउ इन केस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक से अधिक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनके मैटर्स और जुरिस्डिक्शन को डिसाइड करेगी। अब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की पावर सिविल कोर्ट के पावर की जैसी होगी और वो कुछ भी डिसीजन लेते समय कैट को कंसल्ट कर सकता है या कैट से सजेशन ले सकता है। अब कैट क्या है? कैट है साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल, जिसे हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा इसकी सारी प्रोसीडिंग्स एक जुडिशियल प्रोसीडिंग जैसी ही ट्रीट की जाएगी, जो कि इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स के अंदर आता है। नाउ चैप्टर का लास्ट सेक्शन है फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, यानी कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को एडजुडिकेट करते समय या फैसला सुनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले उसे ये देखना चाहिए कि उसने जो भी जजमेंट दिया है या जो भी फैसला सुनाया है उससे किसी को अनफेयर एडवांटेज तो नहीं हो रहा, यानी कि किसी को गलत तरीके से ज़्यादा कंपनसेशन तो नहीं मिल गया। इसके अलावा जिस पर्सन को पेनल्टी या कंपनसेशन देना पड़ रहा है उसको इस कारण से कितना लॉस हो रहा है। इसके अलावा जो डिफ़ॉल्ट हो रहा है वो रिपीटेटिव नेचर का तो नहीं है, इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बार बार उस गलती को दोहराई जा रही है। तो ये थे 3 फैक्टर्स जिसको एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को ध्यान रखना है एडजुडिकेट करते टाइम। तो नेक्स्ट चैप्टर जो कि प्रोबेबली साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल के बारे में होगा, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून, टेक केयर एंड बाय।